आज हम लोग सिटीजनशिप यानी नागरिकता करेंगे ना। नागरिकता, सिटीजन सिटीजनशिप पहले भी हमने इस क्लासेस को बताया है ना, पढ़ाया है। और जो लोग पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़े उनका है ना फर्स्ट क्लास हो जाएगा आज। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं सवाल करूं कि व्हाट डू यू मीन बाय सिटीजनशिप, नागरिकता है क्या? एनीबॉडी बता सकते हैं नागरिकता क्या होता है? बोलिए, स्पीक लाउडली। क्या होता है? हाँ, किसी देश में रहने वाले व्यक्ति को नागरिक कहते हैं। इसको जो एक नागरिक को जो जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसको हम नागरिकता कहते हैं। जैसे कि भारत में जो व्यक्ति रह रहा है 5 साल से या 1 साल 5 साल से अधिक, तो उसको ना भारत में रहने का नागरिकता प्राप्त हो जाता है। उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है और विदेश में रह रहा है तो भी वो भारत में आके रह सकता है, तो वो भी उसको नागरिकता है। चलिए बहुत बढ़िया। और एनीबॉडी, आप लोग को आपका फर्स्ट क्लास है, पहले से पढ़ा है आपने पॉलिटी को? क्या ऑनर्स है? क्या ऑनर्स रहा है? क्या नो? फिर भी पढ़ा है, कोई बात नहीं। चलिए चीज़ों को देखते चलेंगे, ध्यान से देखिए, समझिए। सबसे पहले हमने याद करिए, आपको भाग 1 पढ़ाया था, याद है कि भूल गए? और भाग 1 में आर्टिकल हमने कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक बताया था, है ना। संघ और इसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया था, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी या स्टेट आप कह सकते हैं, है ना। पढ़ा चुका हूं ना। यानी हमने क्या बताया था कि 28 जो स्टेट हैं अभी, है ना, भारत में, वो सभी मिलके क्या बनाते हैं? यूनियन ऑफ स्टेट्स ना। और 8 क्या है? यूटीज, है ना, यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। नहीं, 28 एट प्रेजेंट 28, ठीक है। क्योंकि जम्मू कश्मीर का स्टेट का जो दर्जा था उसको छीन लिया गया, तो अब जम्मू कश्मीर क्या है? जम्मू कश्मीर 2 भाग में टूट के 2 यूनियन टेरिटरी बन गया। क्लियर? तो अब स्टेट नहीं रहा, बाद में पार्लियामेंट उसको दे सकती है पावर, ऐसा है प्रोविजन। ठीक, लेकिन एट प्रेजेंट अगर बात करें हम लोग तो 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, एंड देयर आर 8 यूटीज। तो सब मिलकर के एक संघ राज्य क्षेत्र बनाते हैं, है ना। और हमने इसमें बहुत डिटेल से बात किया था आर्टिकल 1 से 4 तक, मैं वहां नहीं बात करूंगा। मैं अब आज जो पढ़ाने जा रहा हूं नागरिकता, कि ये जो हमने संघ और राज्य क्षेत्र पढ़ाया था, इस संघ और राज्य क्षेत्र में कौन लोग रहेंगे, कौन नागरिक माने जाएंगे और कौन नागरिक नहीं होंगे, इसी के संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे। क्लियर? मेरी बात समझ पा रहे होंगे? इतना बताने के पीछे पर्पस क्या था मेरा? तो नागरिकता का जो प्रोविजन है वो भारतीय संविधान के चैप्टर 2 में है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, कि नागरिकता के जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान का कौन सा चैप्टर में? क्लियर? तो कौन सा चैप्टर? चैप्टर बोले तो भाग ना, भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, प्रोविजंस है ना। और अगर हम लोग अनुच्छेद यानी अनुसूची सॉरी आर्टिकल की बात करें हम लोग, तो हमारा कहां से कहां तक? आर्टिकल 5 से लेकर के और 11 तक में प्रावधान है। पहली बात तो जान लीजिए आप, है ना। स्पष्ट समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब देखिए हुआ क्या दरअसल, इसके पीछे बैकग्राउंड को समझने का प्रयास कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी बैकग्राउंड ऑफ सिटीजनशिप इन इंडियन संदर्भ में, है ना, कॉन्टेक्स्ट में। समझिए सबसे पहले हुआ क्या कि आजादी जब मिली, तो आजादी के समय देखिएगा देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स दैट टाइम। क्या क्या हो रहा था? एक तो विभाजित हो गया था देश, 2 भाग में टूट गए थे, है ना। सांप्रदायिकता का एक अलग कॉन्सेप्ट था, लोग लड़ रहे थे अपने में, है ना। इसके अलावा देखिएगा लोग भाग रहे थे, माइग्रेशन कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे इधर से उधर, है ना, जान बचाने के चक्कर में। क्लियर? तो बहुत सारी चीजें उस समय प्रॉब्लम था इंडिया में। तो हो क्या रहा था, संविधान निर्माताओं ने क्या कहा कि अभी एट प्रेजेंट
भारत में जो लोग भारत के भूमि में जन्म लिए हैं, है ना, जो वहां के स्थायी मतलब पहले से रह रहे हैं, उन्हीं को सिटीजन माना जाए। क्लियर। और आगे चल के, है ना, आगे चल के अगर इसमें और कोई इश्यू आएगा, कोई प्रोविजंस लागू करने होंगे, तो सारे के सारे पावर किसको दे दिए गए? पार्लियामेंट को, है ना, इंडियन पार्लियामेंट को, है ना। आर्टिकल 11 हम पढ़ाएंगे कि कैसे भारतीय संसद को पावर है कि नागरिकता में बहुत सारी चीजों को ऐड ऑन किया जाए, है ना। और यही कारण है, अभी जैसे सीए मैं चर्चा करूंगा लास्ट में, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो बना, जो कि अभी हाल में तुरंत लागू हुआ भारत सरकार के द्वारा। तो देखिएगा अभी तक लगभग 8 बार संशोधन किए जा चुके हैं सिटीजनशिप जो एक्ट है 1955 में, उसमें। क्लियर। तो मैं जो कह रहा हूं कि शुरुआत में क्या हुआ, संविधान निर्माताओं के द्वारा कहा गया कि जो लोग पहले से रह रहे हैं, क्लियर, उनको नागरिक माना जाए, और आगे चल के अगर इसमें विशेष और प्रोविजंस जोड़े जाएं या हटाए जाए, तो उसके लिए किसको पावर दे दिया गया? पार्लियामेंट को। क्लियर। चलिए, तो अब यहां तक बात समझ गए होंगे मेरी कहने का मतलब। शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले थोड़ा सा इसे हट के, है ना, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे एक होता है पर्सन, यानी व्यक्ति, है ना। तो अगर देखा जाए कानूनी दर्जा मान्यता प्राप्त के संदर्भ में किसी भी देश में, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया के अलावा भी किसी भी कंट्रीज में 4 तरह के लोग वहां पे रहते हैं। क्लियर। मेनली इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग होते हैं। क्लियर। तो अगर हम लोग भारत के संदर्भ में बात करें, तो व्यक्ति यानी जो पर्सन है 4 तरह के, है ना। कौन कौन, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे नागरिक, है ना। पहला जो होगा वो होगा नागरिक। नागरिक यानी जिसको आप इंग्लिश में सिटीजन्स कह रहे हैं। क्लियर। अब यहां पर मैं बात करूंगा कि कौन सिटीजन है, क्योंकि अगर आप सिटीजन हैं तो देयर आर मैनी पावर्स, है ना, यू हैव, मतलब अगर सिटीजन आप हैं तो बहुत सारे यहां पर फंडामेंटल राइट्स हो गए, या फिर लीगल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, और साथ ही साथ कानूनी अधिकार, जिसको पार्लियामेंट समय समय पर कानून बनाती है। क्लियर। तो बहुत सारे यहाँ पे अधिकार पाए जाते हैं। ठीक है। तो नागरिकों को क्या क्या अधिकार हैं, उनके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें कि दूसरे लोग जो है भारत में विदेशी भी रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अब मान लीजिए जैसे अमेरिका का दूतावास है सपोज इंडिया में, वहां के भी लोग रह रहे हैं। क्लियर। तो भारत के तो नागरिक नहीं है, लेकिन वो भारत में तो रह रहे हैं ना भाई, समझ रहे मेरी बात को। अब विदेशी के भी 2 कैटेगरी है अलग अलग, एक मित्र राष्ट्र का होता है और एक शत्रु राष्ट्र भी हो सकता है। क्लियर। अब उसमें भी देखिएगा, आगे चल के पढ़ाऊंगा जब फंडामेंटल राइट्स, तो वहां पर आर्टिकल 22 क्लाउज 3 का बात करूंगा कि कैसे गिरफ्तारी से कोई अगर शत्रु राष्ट्र का कोई बंदा है तो उसको कैसे कोई छूट नहीं दिया जाता है ना, गिरफ्तार जब उसको हम लोग करते हैं। फंडामेंटल राइट्स में मैं बात करूंगा डिटेल में, मैं सिर्फ संदर्भ आपको दे रहा हूं समझाने का कि कैसे सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। क्लियर। तो विदेशी भी समझ गए। अब तीसरा एक और जो है उसको बोलते हैं रिफ्यूजी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, शरणार्थी, सॉरी, है ना, शरणार्थी बोलते हैं। अब देखिए शरणार्थी क्या होता है भाई, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। एक शरणार्थी जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्यूजी, स्पेलिंग क्या होता है जानते हैं, FUGEES, है ना, रिफ्यूजी। और एक होता है राज्य विहीन व्यक्ति, 4 नंबर, राज्य विहीन यानी स्टेटलेस कोई पर्सन है, विहीन व्यक्ति। सबके बारे में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब समझिए ध्यान से, यहां सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नागरिक की, है ना, तो नागरिक वैसे व्यक्ति हैं जिनको भारतीय संविधान के तहत संवैधानिक दर्जा उनको प्राप्त है, राइट्स प्राप्त हैं। सपोज जैसे अगर हम लोग फंडामेंटल राइट की बात करें, और फंडामेंटल राइट में भी किसकी बात करें, आर्टिकल 15 की बात करें, आगे चल के बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन मैं जैसे यहां पे है ना कि किसी को भी जाति धर्म लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी भेदभाव का प्रोहिबिशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं प्रतिषेध, हिंदी में बोलते हैं ना, थोड़ा मेरा इंग्लिश वीक है बताइएगा भाई। हाँ ठीक है, प्रोहिबिशन। एंड आर्टिकल अगर हम लोग बात नहीं करें, मेरा फ्लो टूट जाता है ना, थोड़ा सा जो क्वेश्चंस होंगे आपके एक पेज में आप पीछे लिखते चलेंगे,
सारे क्वेश्चन का आपका समाधान होगा। लेकिन जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो थोड़ा मेरा फ्लो टूट जाता है कि आर्टिकल अगर हम लोग 16 की बात करें तो जैसे पब्लिक जो अपॉइंटमेंट है, जिसको सरकारी नियोजन बोलते हैं, सरकारी सेवा नौकरी कहते हैं जिसको आप, तो सरकारी नौकरियों में समानता का अधिकार की बात किया जाता है, यानी सबको इक्वल एक तरह से अवसर दिया जाता है। ये बात अलग है कि वहां पे आरक्षण का भी प्रावधान है आर्टिकल 16 क्लाउज अगर 4 की हम लोग बात करें, लेकिन रीजनेबल वहां पर रिस्ट्रिक्शन की बात किया गया है, युक्ति युक्त प्रतिबंध की बात किया गया, उसकी भी मैं बात करूंगा आर्टिकल आगे चल के। क्लियर? अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 19 का, राइट टू, नहीं, आर्टिकल 17 अलग है, मतलब बताऊंगा, अभी फंडामेंटल राइट नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि नागरिकों को क्या प्रोविजंस प्रावधान होने का एक है राइट्स। 17 तो है ही समानता की। अगर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 14 से 18 में, तो 17 में छुआछूत को, अनटचेबिलिटी को इलीगल घोषित किया गया। क्लियर? तो जब फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, वहां मैं जरूर आऊंगा। 19 में देखिएगा राइट टू एक्सप्रेशन की बात किया गया है, आपको बोलने की आजादी है, अपनी बात रखने की आजादी है ना, लेकिन वहां भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, यानी युक्ति युक्त प्रतिबंध है, यानी किसी को ऐसा मत बात बोल दीजिए, किसी को ऐसा मत बोल दीजिए कि दिल पर चोट पड़ जाए। समझ रहे मेरी बात को? आपके खिलाफ वो केस भी कर सकता है मानहानि का। समझ रहे मेरी बात को? तो सोचिए संविधान में सब कुछ कैसे बैलेंस किया गया है कि आपको राइट्स तो है, लेकिन किसी को गाली देने का ऐसा नहीं कि किसी को हर्ट करने का है, या किसी के डिग्निटी के अगेंस्ट में आपको बात करने की बात है। समझ में आ रहा है मेरी बात? कि कहीं दूसरे खोने नहीं गए हैं, क्लास में ही रहना है ना, मन से भी और शरीर से भी। क्लियर? चलिए अब अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 19 में, हमने बताया डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे चल के। अगर हम लोग आर्टिकल 29 की बात करें, डू यू एनीबॉडी पता है क्या 29 में क्या है? एनीबॉडी, किसी को आपको मालूम है क्या 29 में क्या प्रोविजंस, व्हाट इज प्रोविजंस इन आर्टिकल 29 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यू नो, पता है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, डोंट वरी, अचानक कुछ मिस होता है आदमी का। देखिए यहाँ पे बात किया गया है माइनॉरिटीज, है ना, जैसे भारत के संदर्भ में आप मुस्लिमों को कहते हैं, बौद्ध को कहते हैं, सिख को कहते हैं। क्लियर? अगर आप पाकिस्तान में चले जाइएगा तो वहां हिंदू भी अल्पसंख्यक ही है कि नहीं है? भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक का कहीं कोई क्लियरिटी नहीं है, डेफिनेशन नहीं दिया गया, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो मैं जो बात करूं आर्टिकल 29 में कहा गया है कि कोई अगर अल्पसंख्यक समूह का बंदा है तो वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी लिपि को कंजर्व कर सकता है, मैंने संरक्षित कर सकता है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये भी नागरिकों को एक तरह से आर्टिकल प्रावधान है। इसी के अलावे अगर और हम लोग बात करें, बहुत सारे हैं, जैसे कुछ संवैधानिक पदों पर, जरा इसको आगे लिख देता हूं, है ना, जैसे मान लीजिए आपको राष्ट्रपति बनना है, राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति होना है। क्लियर? समझ रहे मेरी बात को? तो भारत का नागरिक बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो संवैधानिक पदों पर देखिएगा बहुत सारे लोगों को एक तरह से जो नागरिक हैं वो संवैधानिक पदों पे जा सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति बन सकते हैं वो, यस। अच्छा एक चीज और यहां बता दूं आपको, अमेरिका और भारत के नागरिकता में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। भारत में क्या है ना कि कोई पाकिस्तान में जन्म लिया हुआ बंदा भी अगर भारत का नागरिकता ग्रहण कर लेता है पंजीकरण के माध्यम से, तो भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कुछ भी बन सकता है। अमेरिका में नहीं, अमेरिका में क्या है, अमेरिका के भूमि पर जन्म होना जरूरी है। यही कारण है कि प्रियंका चोपड़ा के बेटी लाडली वहीं जन्म ली है, मालूम है ना, इसलिए वो आने वाला समय में राष्ट्रपति बन सकती है, ध्यान रखिएगा। हाँ, प्रियंका चोपड़ा नहीं बन सकती, लेकिन प्रियंका चोपड़ा की बेटी अमेरिका की राष्ट्रपति बन सकती। बोली हाँ, वो भी तो भारतीय मूल के ही हैं। नहीं, भारत का कैसे जी? नहीं, उनके नानी थे तमिलनाडु से, उनका जन्म अमेरिका से ही हुआ। इवेन कि आप नहीं, जो सवाल उनका था तो मैं क्लियर कर दूं, बराक ओबामा, उनके दादा परदादा लोग कहां से, अफ्रीका मूल के हैं, लेकिन उनका हवाईयन एक द्वीप है, देखिएगा आप जब अगर ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आपको पता होगा, वहां पे उनका आइलैंड में जन्म हुआ था, क्योंकि वो अमेरिका के ही क्षेत्र में है। बराक ओबामा देखिए राष्ट्रपति बन गए कि नहीं बन गए? वहां के सिटीजनशिप पे प्रोविजन है कि अमेरिका के भूमि पर जन्म लिया होना जरूरी है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन भारत में क्या है, भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है कि एन कैन प्रकरण, जितने भी रूल जो दिए गए हैं, बहुत सारे जो नियम है कि किस आधार पे आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, तो भारत के नागरिक सिर्फ बनना जरूरी है, चाहे कहीं से जन्म लिए हो। मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान जो अभी वर्तमान में है, लाहौर से थे,
थे ना, मनमोहन सिंह जी इस भूमि से तो थे नहीं, लेकिन बंटवारा के बाद वो पाकिस्तान में चला गया था। उसी प्रकार से लाल कृष्ण आडवाणी साहब है ना। समझ रहे मेरी बात को, यहां तक बात स्पष्ट हुई। अब मैं बात करूं थोड़ा सा आपको शरणार्थी की, है ना, जरा समझिए, यानी रिफ्यूजी की मैं बात कर रहा हूं, सॉरी ऐसे होगा ना, शरणार्थी। अब एक बात बताइए, भारत में, है ना, इनका नाम सुने हैं आप? किनका? दलाई लामा का। दलाई लामा का नाम सुने आप लोग? हैं? नहीं जानते हैं? जानते हो? आपको पता है? नहीं, कोई बात नहीं। देखिएगा दलाई लामा, देखिएगा हुआ क्या दरअसल, चाइना 1949 में आजाद होता है, भारत 1947 में। ध्यान रखिएगा, हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ है, वो भी ब्रिटेन का गुलाम था। लेकिन बाद में देखिए चाइना इतना आगे बढ़ गया कि अमेरिका को टक्कर दे रहा है, और हम लोग भारत बहुत पीछे हैं। हम लोग, ये बात अलग है, भारत माता की जय लगाना चाहिए, हम भारतीय हैं, हमें गौरव है भारत पे। लेकिन चाइना ने जितना डेवलप किया उस रेशियो में हमने उतना अपने आप को मजबूत नहीं बना पाया। ध्यान रखिएगा, कहां उसका 20 ट्रिलियन डॉलर, और हमारा कहां 2.7 पर ही अभी है, लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर में। सोच लीजिए औकात कितना गुना अभी चाइना का औकात है। ये बात अलग है कि हम लोग नेशनली राष्ट्रवादी लोग हैं ना, हम लोग तो बोलते हैं ना कि चाइना को कर देंगे, इससे फाड़ देंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर रियलिटी आप समझिए बात को, क्लियर, मैंने इमोशनल मत होइएगा कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्लियर, जो फैक्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि क्लासेज है, क्लासेज में टीचर का काम है एक सही चीज आपके अंदर दे रहा है, इससे मेरा कोई पर्पस नहीं है किसी को हर्ट करना, ध्यान रखिएगा। और जितना आप भारतवासी हैं, भारत पे गर्व है, उतना मुझे भी भारतीय होने पे गर्व है, क्लियर समझ रहे मेरी बात। शरणार्थी आइए, तो दलाई लामा साहब हुआ क्या, मैं बात कर रहा था कि जैसा ही चाइना जब हुआ ना आजाद, तो क्या हुआ कि जो तिब्बत है ना, तिब्बत, बौद्धिस्ट लोग वहां ज्यादा हैं। तो देखिएगा पहले आजादी के पहले से देखिएगा, जैसे भारत में भी पूरे एक भारत का कॉन्सेप्ट नहीं था, अलग अलग राज्य के अलग अलग राजा लोग ही अपने आप को अलग अलग देशी मानते थे। तो बाद में इनका लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल का देन था कि यूनिफिकेशन किया गया, एकीकरण किया गया इतना बड़ा भारत में, क्लियर। तो देखिएगा दलाई लामा चाइना जब हुआ ना, तो क्या किया ना कि उसको तिब्बत को एक्वायर करने के लिए वहां पे हान मूल के लोग बहुत ज्यादा हैं चाइना में, ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो वहां बसाना शुरू किया, ये लोग को मार पीट के भगाना शुरू किया। तो दलाई लामा जो हैं वो तिब्बत के राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गुरु हैं, समझ रहे मेरी बात को, यानी प्रशासनिक और धार्मिक भी। तो अब वो जान बचा के डर से भागा। ध्यान रखिएगा दलाई लामा एक पद होता है ना कि एक व्यक्ति। एक और क्लियर कर दूं आपको, अब ये भी मरेंगे तो अगला एक और दलाई लामा, समझ रहे, पद है। तो 1959 में दलाई लामा भाग के आ गए भारत तरफ, और आके भारत में हिमाचल जो प्रदेश है, जानते कि नहीं जानते हैं, हिमाचल प्रदेश, यहां पर वहां पे एक धर्मशाला जगह है, क्लियर। और वहीं पे अपने वहीं पे देखिएगा कि सभी अपने जो अनुयायी के साथ अभी तक वो रह रहे हैं, क्लियर, शरणार्थी हूं, समझ रहे मेरी बात को। और यहीं से वो अपना तिब्बत का एक तरह से यूनाइट करने की बात करते हैं, शासन प्रणाली व्यवस्था स्थापित करने की। लेकिन चूंकि तिब्बत को पूरा का पूरा एक तरह से देखिएगा चाइना ने क्या किया है, एक्वायर कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, समझ रहे मेरी बात को। और यही कारण है कि 1962 में जब चाइना और भारत का जब वार हुआ, तो देखिएगा अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे इलाकों को, और इवन की आप जो अक्साई चाइना की मैं बात करता हूं, जम्मू कश्मीर जो लद्दाख वाला पार्ट है, बहुत को क्या किया, हड़प लिया, है ना, हड़प लिया, समझ रहे मेरी बात को। तो ये शरणार्थी, हालांकि इनको नागरिकता नहीं है प्राप्त, लेकिन ये शरणार्थी हैं, है ना। हालांकि इनको भी राइट टू लाइफ है, जीवन जीने के अधिकार तो है 21, लेकिन बहुत सारे आर्टिकल्स इनको नहीं है जो भारत के नागरिक को होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं। तो तीसरा कैटेगरी हुआ। चौथा एक कैटेगरी हमने कहा, ये जो तीसरा नंबर हुआ, चौथा हमने क्या कहा था कि स्टेटलेस पर्सन कोई है अगर इंडिविजुअल, ठीक है, यानी राज्य विहीन, समझ रहे मेरी बात को। राज्य विहीन का मतलब व्यक्ति अगर कोई है, इसका मतलब ऐसे समझिए 1971 में क्या हुआ मालूम है, ये जो बांग्लादेश यहां पर था, है ना, और यहां पे पाकिस्तान, तो जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान 2 भाग में बटा, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, दोनों पाकिस्तान ही था,
है ना। अब बीच में भारत है, आपके जमीन का यूज कर रहा था, हवाई क्षेत्र का यूज कर रहा था। तो आने वाले समय के लिए भारत के लिए बहुत बड़ी क्या थी, चुनौती थी, चैलेंजेस थी। इसीलिए इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बोला जाता है, ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बहुत ही बहादुरी के साथ क्या किया था, वहां के एक नेता थे मुजीबुर रहमान, नाम सुने। अभी जो शेख हसीना है उनके पापा, शेख हसीना अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, है ना। तो देखिएगा उनकी जो अपनी पार्टी है, क्योंकि ये जो बांग्लादेश के लोग हैं, देखिएगा यहाँ बंगाली भाषा चलता है, और यहाँ के जो पाकिस्तान के लोग हैं, ये लोग कहता है कि तुम लोग तो कन्वर्टेड हो, ओरिजिनल मुस्लिम नहीं हो, तुम लोग उर्दू नहीं जानता, तुम लोग तो बांग्ला जानते हो, तुम लोग भारत के। समझ रहे मेरी बात को। जब चुनाव हुए थे तो क्या हुआ, इनको जब मिला था बहुमत तो इनको सरकार नहीं बनाने दिया गया था, इसीलिए विरोध हो गया था। बहुत सारी इसके कारण है, मैं उधर नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं आपको। बाद में देखिएगा कि भारत में मुक्ति वाहिनी सेना भेजी थी, और बहुत सारी उसके रीजन है, कारण है, मैं डिटेल अलग एक क्लास से लंबा हो जाएगा मैं बोलूंगा। तो देखिएगा जब बटा बांग्लादेश, है ना, और जब मारकाट शुरू हो गया था, ठीक है, तो क्या हुआ, इवन कि 1965 में भी, देखिएगा 1965 में भी पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था ना भाई मारधाड़, कि नहीं हुआ था। तो बहुत सारे क्या हुए, बांग्लादेशी लोग माइग्रेट करके असम तरफ भागना शुरू किया, असम के चाय बागान तरफ। समझ रहे मेरी बात को। और आगे चल के देखिएगा वहां पर हुआ क्या कि जो ओरिजिनल जो लोग रह रहे थे वहां के, उनकी संख्या कम होने लगी, तो आवाज उठने लगा। 1985 में राजीव गांधी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो वहां देखिएगा असम गण परिषद एक अलग बनेगा, पार्टी भी बनेगी, और समझौता होगा। एनआरसी का वहीं से कॉन्सेप्ट आया, ध्यान रखिएगा, वो एक अलग ही है मुद्दा। मूल जो बात मैं समझा रहा हूं कि जब ये लोग आए, बहुत सालों तक जब रहना शुरू कर दिया, 50 साल तक, तो बाद में देखिएगा अब बांग्लादेश भी कहता है कि मेरा देश के नागरिक नहीं है, हम नहीं लेंगे। और इधर भारत के तो नागरिक कहता ही नहीं है लोग, ये तो क्या है, घुसपैठ ही लोग हैं। समझ रहे मेरी बात को। तो अब बेचारे लोग क्या कहलाएंगे, राज्य विहीन व्यक्ति हो, रह रहे हैं भारत की भूमि पर, लेकिन एक तरह से ना भारत उनको नागरिकता दे रहा है ना, क्योंकि देखिएगा कि 10-11 लाख जो लोग आए थे, उसमें से बाद में 10 लाख के लोग माने रिटर्न हो गए थे, लेकिन बहुत सारे लोग रह गए, और रहते रहते वहां का उन्होंने सब कुछ बनवा लिया, राशन कार्ड से लेकर सब कुछ, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो एक अलग मुद्दा है, डिबेट का विषय। तो मूल बात समझिए कि किसी भी देश में लगभग 4 तरह के लोग रहते हैं, है ना। समझ रहे मेरी बात को। तो मैं यहाँ नागरिकता की बात कर रहा हूं, क्योंकि नागरिकता का तो आराम से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक एक एक प्रोविजन बता दूंगा तो आपको समझ में तुरंत आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट मैं इसलिए आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे कैसे चीजें एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। क्लियर, यहां तक बात मेरी समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बोलिए, है ना। अब चलिए क्या बोल रहे हैं, एनीबॉडी क्या बोल रहे हैं भाई। अब एक बात और समझने का प्रयास कीजिए आप, अगर भारतीय नागरिकता का नेचर या स्वरूप या प्रकृति की हम लोग थोड़ा सा बात करें, है ना, स्वरूप, या फिर इसको आप स्वरूप या प्रकृति भी आप बोलते हैं, नेचर, नेचर ऑफ इंडियन सिटीजनशिप ना। मैं ज्यादा स्पीड तो नहीं बोल रहा हूं, या फिर स्लो, समझ पा रहे हैं आप लोग। सिर्फ एक ही आदमी को समझ में आ रहा है, बाकी लोग। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, है ना, पहला बात करें एकल नागरिकता की बात है, यानी भारतीय संविधान में अगर बात देखें हम लोग, तो एकल नागरिकता का प्रावधान है कि नहीं है, बोलिए। यानी हाँ, यानी अगर बात करें हम लोग सिंगल सिटीजन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताइए हमको। जैसे अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, और अन्य और कंट्रीज हैं जहां पे फेडरेशन सिस्टम चलता है, तो वहां पे ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। लेकिन भारत की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप,
इसका मतलब हुआ कि नागरिकता जो है वो सिर्फ क्या है, एक तरह से एक देश का नागरिकता है ना, क्या है, देश का नागरिकता है। इसका मतलब हुआ राज्यों का नहीं, राज्य का नहीं या प्रांतों का नहीं है क्या। जैसे ऐसे आप बोलते हैं क्या कि हम झारखंड के नागरिक हैं, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं ना, आप क्या बोलते हैं, हम भारत के नागरिक हैं, बोलते हैं ना भाई। तो भारत के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ना, समझ रहे मेरी बात को। लेकिन अमेरिका वगैरह में अगर देखा जाए तो क्या है वहां, डुअल सिटीजनशिप का। तो एक बहुत बड़ी एक फीचर्स है भारतीय संविधान में, अगर हम लोग बात करें किसका, नागरिकता का। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं, क्लियर। दूसरी अगर हम लोग बात करें, सिर्फ एक देश की नागरिकता का बात करता है, यानी भारतीय जो संविधान है वो सिर्फ क्या करता है, सिर्फ एक देश, सिर्फ एक देश की नागरिकता का प्रावधान, यानी स्पष्ट है भारतीय संविधान में लिखा हुआ कि अगर आप भारत के अलावा कोई भी देश का नागरिकता लेते हैं तो भारत का नागरिकता स्वतः क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी यहां पर है कि सिर्फ एक देश का ही नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। लेकिन और अमेरिका वगैरह में जाइएगा तो वहां पर क्या है कि उस देश के साथ साथ अन्य देश की भी नागरिकता रख सकते हैं। लेकिन भारत के, सुनिए, भारत के संदर्भ में, हाँ भारत के संदर्भ में है कि अगर, चूंकि वहां तो उनको नागरिकता ऐसे में मिलेगी नहीं, है ना, समझ रहे मेरी बात को ना, नागरिकता तो मिलेगी नहीं, क्योंकि नागरिकता का हमने आधार बता दिया ना, देश के जन्म है वहां अमेरिका में। भारत में ना कि पंजीकरण के आधार पे भी, देशीयकरण के भी आधार पर, बहुत सारी रीजन है के आधार पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन वहां तो वैसा है नहीं, समझ रहे मेरी बात को। तो एक देश का एकल, सिर्फ ओनली वन कंट्रीज का सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है भारतीय संविधान में, यहां तक बात समझ में आ गया होगा। और तीसरा है विधिक व्यक्ति नागरिक नहीं है। तीसरा जो फीचर्स है वो बहुत बड़ी है। 1965 या 62 के समथिंग, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, 65 में सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर गया था, ठीक है। और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि भारत में देखिएगा ना, कोई कंपनी है ना या कोई भी उपक्रम है या कोई संस्था, उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, बल्कि माने उसको एक एज ए व्यक्ति नहीं माना जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। यही कारण है कि कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी की ही आप बात ले लीजिए, है ना, कोई निगम की बात कर लीजिए, तो उनको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। यानी कि भारत के जो संविधान में है, कोई कंपनी या निगम नागरिक नहीं हो सकता, यानी व्यक्ति हो सकता है लेकिन नागरिक नहीं हो सकता है। मतलब ऐसे मत समझ लीजिएगा कि कंपनी है वो व्यक्ति है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, समझ रहे मेरी बात को। तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि विधिक व्यक्ति नागरिक नहीं है। विधिक जो व्यक्ति है वो नागरिक नहीं हो सकता, नागरिक नहीं। इसका अगर एग्जांपल हम लोग बात करें, कोई भी कंपनी की एग्जांपल ले लीजिए आप, है ना, अगर बात करें तो कोई कंपनी हो या कोई निगम हो, है ना, कोई कंपनी या कोई निगम, है ना, ये सब एक तरह से इनको नागरिकता नहीं दिया जा सकता एज ए पर्सन के रूप में। क्लियर, यहां तक मेरी बात समझ गए होंगे। क्लियर, अब चलिए एक एक करके थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें, इसके बाद आगे हम लोग और चर्चा करेंगे। क्लियर, या फिर थोड़ा सा मैं इसको पढ़ाने के बाद आगे बढ़ाऊंगा, है ना। चलिए क्लियर। अब अगर हम लोग बात करें आर्टिकल कहां से, 5 से ना, 5 से लेके कहां तक, 11 तक में, तो एक एक आर्टिकल थोड़ा सा वो भी आप बात कर ही लीजिए। आर्टिकल 5 में क्या प्रोविजंस किया गया है बताइए हमको, आप बोलिए, एनीबॉडी बोलिए भाई। बहुत लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा बात लिखा गया है बुक्स में, जो कि आपको हजम नहीं होगा, समझ रहे मेरी बात को, लेकिन आपको शॉर्ट में उसको जानने का जरूरी है। क्लियर, अब चलिए अगर हम लोग आर्टिकल 5 की बात करें तो देखिए शुरुआत में हमने क्या कहा आपको कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि, बोलिए, हाँ, यानी हाँ वही बात मैं कर रहा हूं, यानी स्पष्ट बात लिख दी गई
कि 26 जनवरी 1950, है ना, कब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, और उस समय देखा गया कि भारतीय क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, है ना, या जिनका जन्म हुआ है 1950 को या उससे पहले से, है ना, वो सब के सब क्या हैं, एक तरह से भारत के नागरिक हैं। अस्पष्ट बात, इसमें ज्यादा किंतु परंतु कुछ नहीं समझने का, है ना। अगर हम लोग आर्टिकल 6 की बात करें, अब देखिए हुआ क्या था, बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे थे ना, उसमें मैंने बताया ना कि जब कैसे बातें नहीं करें, डोंट लाफ, वैसे ध्यान भटक जाता है, बातें नहीं करें, इधर इधर देखिए आप लोग प्लीज, हैं क्या करें। आर्टिकल 5 में हमने कहा कि 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ, है ना, जो संविधान हमारा लागू हुआ, तो संविधान लागू के समय, है ना, संविधान लागू के समय जो लोग भारत में रह रहे हैं, है ना, जिनका जन्म भारत में हुआ है, सबके सब क्या माने जाएंगे, भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक, अब आर्टिकल अगर हम लोग 6 की बात करें, मैंने क्या कहा कि उस समय देखिएगा जब विभाजन हुआ, देश का बंटवारा हुआ, तो बहुत सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे ना, है ना, तो जा रहे थे फिर आ भी रहे थे, है ना। तो इसमें है कि माइग्रेंट यानी पाकिस्तान से जो आने वाले लोग हैं, समझ रहे मेरी बात को, यानी जो डर से जो भाग गए थे और जो आ रहे थे, तो माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, ऐसे समझ लीजिए, यानी पाकिस्तान से सॉरी गलती लिखा गया, पाकिस्तान से क्या था भाई, इंडिया, पाकिस्तान से भारत में आगमन लिख देता हूं मैं, प्रवर्जन लिखा हुआ है, माइग्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं, आगमन, है ना। तो उनके लिए भी एक तरह से क्या किया गया, प्रोविजंस किए गए, क्लियर। पाकिस्तान से भारत आने वाले, इसके बाद देखिएगा अब 7 में है कि पाकिस्तान जो लोग चले गए, है ना, कुछ दिन रह गए, और इसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर उनको आने का अगर है ना, जैसे पहले कहां गए, पहले भारत से कहां गए, पाकिस्तान, और पाकिस्तान से फिर भारत आने, तो उसके लिए देखिएगा अलग से एक परमिट सिस्टम लागू किया गया था 19 जुलाई 1948 की मैं बात कर रहा हूं, क्लियर। मैं नोट्स में सब दे दूंगा, टेंशन मत नहीं लेना है। 19 जुलाई 1948 में परमिट सिस्टम था कि अब जो लोग आएंगे भाई, उनको एक तरह से परमिशन रजिस्ट्रेशन करना होगा, पंजीकरण, है ना, के आधार पे आने की बात किया गया, क्लियर। अगर हम लोग अनुच्छेद 8 की बात करें, तो भारत से बाहर रहने वाले लोग, कहां से, भारत से बाहर। अब भारत से बाहर का मतलब ऐसे समझ लीजिए, जिनके माता पिता या फिर नाना नानी या दादा दादी कोई लोग जो भारत के मूल निवासी, माने भारत में उनके पीढ़ी एक तरह से पूर्वज रह रहे हैं, अगर वो लोग भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, तो उनके बारे में प्रोविजन किसमें किया गया, आर्टिकल 8 में किया गया। स्पष्ट हुआ बात। और इसके बाद विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण, और ये तो मैं कह रहा हूं कि भारत से बाहर रहने वाले लोगों की बात किया गया, लेकिन अगर कोई विदेश के लोग हैं, जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका का ही लोग है, और उसका कोई पीढ़ी जो है ओरिजिन भारत में नहीं है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का, और वो भारत का नागरिक लेना चाहता है, तो उसके लिए भी स्वागत है। हम लोग तो भारतीय खुला दिल वाले हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम वाला कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, अतिथि देवो भव बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। यही तो कारण है कि अगर आप इतिहास पढ़िएगा, तो शक कुषाण से लेके जितना लोग आए, है ना, सल्तनत काल में जितना सुल्तान आए, मुगल आए, सबको हमने आराम से रख लिया, बड़े दिल वाले हैं हम लोग, बड़े दिल वाले हैं, है ना। चलिए, अब 19 में बात कर रहा है कि कोई विदेशी बंदा है, मान लीजिए, ठीक, अब विदेशी नागरिक है, अगर मान लीजिए वो आना चाहे भारत में, वेलकम है, आइए, आपको भी नागरिकता दिया जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। आर्टिकल 10 में कहा है कि उपरोक्त जितना हमने बताया 5 से लेकर 9 तक में जो प्रावधान किए गए हैं, वो प्रावधान एज इट इज कंटिन्यू रहेंगे, यानी उसको समाप्त नहीं किया जाएगा, यानी नागरिकता का बना रहना किसमें कहता है बात, आर्टिकल 10 में कह रहा है, क्लियर। और अगर हम लोग आर्टिकल 11 की बात करें, तो 11 की बात करें तो इसमें देखिएगा संसद को पावर दिया गया है, क्या दिया गया है कि नागरिकता से संबंधित समय समय पर वो क्या करे, कानून
बनाए। क्लियर? संशोधन उसी का मतलब हुआ, संशोधन मतलब कानून बनाए। जैसे हमने क्या कहा कि आजादी के बाद देखिएगा जैसे ही नागरिकता कानून लागू हुआ, इसके बाद 1955 में तुरंत भारत के संसद ने नागरिकता का कानून लाया, लाया कि नहीं लाया? और नागरिकता का कानून 1955 जो लाया, उसमें देखिएगा समय समय पर क्या किया उन्होंने, संशोधन करना शुरू किया। आज तक हुआ, हो रहा है। 2019 में हुआ था, हुआ था कि नहीं हुआ था? उससे बोला है, नागरिकता का बना रहना 10 में है नागरिकता का बना रहना। मैं थोड़ा लिख कम रहा हूं इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? नागरिकता का बना रहना है ना, कंटिन्यूअस। यानी पार्लियामेंट जो है ना, आपके नागरिकता को, पार्लियामेंट है अपनी आपकी नागरिकता को नहीं छीन सकती एक तरह से, ऐसे समझ लीजिए। लेकिन अगर किसी तरह का कोई गड़बड़ हुआ, मान लीजिए देश को खतरा है आपसे, तो उस परिस्थिति में तो क्या होगा, है ना? और संसद को पावर 11 में हमने बता दिया। यहां तक बात शॉर्ट में समझा दी हमने, है ना? चलिए अब अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा और, हुआ क्या दरअसल, नागरिकता अधिनियम जो 1955 आया है ना सबसे पहले, है ना? इसके बाद 1986 में संशोधन हुए, 92 में भी हुए, 2003 में हुए, है ना? इसके बाद इवन 2015 में हुए, फिर 2019 में हुए, है ना? समय समय पर उसमें संशोधन किए गए हैं। क्लियर? तो नागरिकता जो मैं बताने जा रहा हूं, नागरिकता प्राप्ति यानी किस आधार पे आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? नागरिकता प्राप्ति, नागरिकता प्राप्त करने के तरीके ना, प्राप्त करने के क्या तरीके, समझ रहे मेरी बात को? अब ये देखिए तरीका ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोविजन जो मैं बता रहा हूं, ये 1955 में संशोधन किया करके लाया गया था। ठीक है? यानी शुरुआती जब नागरिकता कानून बना था, मतलब प्रोविजन किए गए थे संविधान में, उस समय प्रोविजन नहीं था। लेकिन 1955 में जब बना ना नागरिकता कानून संसद के द्वारा, उसमें इस चीज को प्रोविजन किया गया है ना? तो नागरिकता प्राप्त करने के तरीके क्या क्या है, जरा आपसे पूछता है सवाल में, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है ना? और आपसे रिटेन में भी पूछा जा सकता है। क्लियर? पहला है जन्म से। अब एक बात बताइए, आप जन्म लिए हैं मान लीजिए रांची में, है ना? समझ रहे मेरी बात को? या जहां भी जन्म लिए हैं इंडिया में, तो जन्म अगर आप लिए हैं तो आपको कहीं से किसी से मांगना पड़ेगा क्या नागरिकता? नहीं ना, आप तो जन्म से स्वयं नहीं, यानी बाई बर्थ, है ना? है ना? बाई बर्थ आप जो है जन्म से एक तरह से क्या है, भारत के क्या है आप, भारत के नागरिक हैं, है कि नहीं है भाई? कोई दिक्कत समझने में? चलिए दूसरा अगर हम लोग बात करें कि किस आधार पे, तो दूसरा जो आधार है वो वंश परंपरा के आधार पर, है ना? वंश परंपरा यानी डिसेंट, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है आपका जो पीढ़ी है ना? तो वंश परंपरा, हेरिडिटी भी बोलते हैं इसको, वंश परंपरा से भी आप नागरिकता आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? तीसरा अगर हम लोग बात करें तो क्या है, पंजीकरण। पंजीकरण बोले तो रजिस्ट्रेशन, है ना? पंजीकरण। आधार कार्ड नागरिकता का नहीं है, मालूम है ना? आधार कार्ड से आप किसी देश का नागरिक नहीं माने जाएंगे, ध्यान रखिएगा। उस पर आपने छेड़ दिया, मैं बता ही दूंगा। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल आपने छेड़ा, जरा बता ही दूंगा आपको, कंफ्यूज मत रहिएगा। आधार 2009 में आया था, ठीक है? हाँ। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सुनिए ध्यान से, जब आप नौकरी वगैरह में जाते हैं ना, तो देखते होंगे आधार एक तरह से निवास का है। निवास का मतलब आप रहते कहाँ हैं, एड्रेस प्रूफ है, ना कि वो सिटीजनशिप का है आधार। समझ रहे मेरी बात को? आधार में सिर्फ देखिए, आधार इसलिए लाया गया था ना, इसका पर्पस क्या था मनमोहन सिंह जी के समय, कि जैसे बहुत सारे जो सरकार ध्यान रखिए, सुनिए पहले, बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, स्कीम्स भारत सरकार के द्वारा, है ना? तो योजनाएं क्या होती है ना, कुछ सही लोगों तक नहीं पहुंच पाती। क्लियर? यानी केंद्र सरकार से जो योजनाएं चली, तो उसमें एक तरह से क्या होता है कि लोग उसमें बहुत सारे मतलब भ्रष्टाचार हो जाता है, करप्शन हो जाता है, लोग खाते खाते बहुत कम पहुंच पाता है। क्लियर? तो इसलिए आया कि चूंकि आधार में आप देखते होंगे बायोमेट्रिक्स लिया जाता है, आपका अंगूठा का, आंख का लिया जाता है कि नहीं लिया, यानी उससे ये डिसाइड हो जाता है, जैसे ही आप ठेपा इसे मारते हैं
समझ में आ जाता है कि यही आदमी है। समझ रहे मेरी बात को? तो डायरेक्ट ट्रांसफर, बेनिफिट ट्रांसफर जो था, डायरेक्ट जो लाभ अंतरण, यानी जो जैसे मान लीजिए सपोज आपको कोई भी स्कीम्स का फायदा लेना है, जैसे अभी किसानों को देखिएगा, जो किसान सम्मान निधि जो आता है भारत सरकार के द्वारा, तो उसमें देखिएगा किसानों को 6,000 रुपया 3 किस्त में 2-2 हजार करके एक साल में मिलता है। अब क्या होता है कि किसानों के डायरेक्ट खाता में चला जाता है, क्योंकि उनका खाता आधार से लिंक्ड है, और वो आधार में दूसरा जिसका ओरिजिनल है वही व्यक्ति ले पाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो आधार किसी व्यक्ति के लिए नागरिक होने का एक तरह से गारंटी नहीं है, ध्यान रखिएगा। निवास होने का गारंटी है कि आप वहां रहते हैं, बस यही समझ लीजिएगा। और तो आधार अलग चीज है, मतलब ये ध्यान रखिएगा, ये 2009 में आया था, है ना। एनीवे क्या मैं बोल रहा था, हाँ, पंजीकरण के माध्यम से यानी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से देखिएगा कोई भी देश के बंदा नागरिकता ग्रहण कर सकता है। क्लियर? अगला है देशीकरण। देशीकरण का मतलब होता है बाय नेचुरलाइजेशन बोलते हैं उसको, है ना, नेचुरलाइजेशन। देशीकरण का मतलब होता है देशीकरण, है ना, देशीयकरण बोलेंगे। इसका मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए आप कोई विदेश के लोग हैं, आप चले जाइएगा वृंदावन, कभी जाइएगा, देखिएगा यूट्यूब पर, मैं देखता हूँ क्योंकि मैं गया नहीं, बहुत सारी विदेशी महिलाएं या पुरुष इवेन, देखिए, है ना, देखिएगा वो लोग इतना हम लोग नहीं पढ़ते हैं उतना जितना वो लोग पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत गीता को, और कृष्ण के इतने वो है फॉलोअर्स हैं, है ना, और लोग रहते हैं, यानी भारत की संस्कृति से उनको इतना अगाध प्रेम है ना। तो मान लीजिए कोई बंदा है, वो भारत के भाषा से, संस्कृति से, देश से प्रेम है, वो भी एक तरह से क्या कर सकता है भारत में। भागवत गीता जो है ना, एक तरह से जीवन जीने का तरीका उसमें लिखा हुआ है। उसको दुनिया का कोना कोना उसको सब प्रेरित करता है, पढ़ता है, बिल्कुल, है ना, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए ध्यान से यहाँ, और 5 नंबर अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए किसी देश का, है ना, अर्जित भूमि के समामेलन, यानी कोई भूमि आप करें, भूमि का एक तरह से मैं लिख देता हूं, भूमि का समामेलन, या फिर मिला देना एक तरह से कहिए। जैसे ऐसे समझ लिया, हमने बात किया था पिछले क्लास में, शायद आपको याद होगा कि नहीं, 2015 में एक संशोधन हुआ था 100वां, है ना, और उस संशोधन का नाम था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। एनीबॉडी, किसी को पता है इसके बारे में, जानते कोई लोग? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो हुआ था, इसमें क्या था कि भारत और बांग्लादेश के 151 एन्क्लेव्स यानी बस्तियों के समूह का आदान प्रदान किया गया था, है ना, जगह को। जैसे एक और एग्जांपल आपको मैं बताया था, याद है? कौन बताइए? बेरूबाड़ी वाला, भूल गए? बेरूबाड़ी हमने बताया था, याद करिए। तो बेरूबाड़ी जो बांग्लादेश, जो अभी जलपाईगुड़ी है ना बांग्लादेश में, जैसे अगर मैं मैप से आपको समझा दूं, है ना, ऐसे, तो देखिएगा यहाँ पे जो ऊपर में सिक्किम है, सिक्किम के नीचे देखिएगा यहाँ पर ये है जलपाईगुड़ी, और ऐसे बांग्लादेश है ना भाई। तो यहाँ पे जलपाईगुड़ी के पास देखिएगा वो जगह था, और वहां जनता मुस्लिम थी, तो बाद में देखिएगा उसको चूंकि बांग्लादेश को देने की बात थी, ठीक है, तो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, आप अपने भूमि को नहीं दे सकते हैं। नेहरू जी को बोला गया, सरकार को, तब इन्होंने क्या किया था, संशोधन किया था 1962 में, याद है, और संशोधन करके तब उस भूमि को हमने दिया था। तो मैं जो कह रहा हूं कि भूमि को अगर किसी देश का, मान लीजिए सपोज एक और एग्जाम्पल, पौंडीचेरी, है ना, पौंडीचेरी में देखिएगा वहां फ्रांसीसी लोग, या फिर इवन गोवा की मैं बात कर रहा हूं, है ना, पुर्तगालीज लोग, तो देखिएगा आजादी के बहुत बाद में उन क्षेत्रों को मिलाया गया भारत में ना। तो जब क्षेत्र मिल गए तो वहां पे रहने वाले लोग ऑलरेडी भारत के क्या हो गए, नागरिक हो गए। स्पष्ट हुआ बात? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा जी? नींद आ रहा है क्या आप लोगों को? अब अगर मैं बात करूं नागरिकता समाप्त हो जाने का, नागरिकता छीनने की बात की जाए कि नागरिकता आपका कैसे छीना जाएगा, है ना, तो नागरिकता समाप्त कैसे होगा भाई बताइए? नागरिकता समाप्ति होने के तरीके, अब पहला बात है कि मान लीजिए सपोज कोई बंदा है, वो नागरिकता त्याग दिया,
स्वयं बोला कि हम भारत में नहीं रहेंगे, है ना, तो नागरिकता त्याग दिया, वो दूसरा देश के ले लिया ना, त्यागने पर तो क्या हो जाएगा, उसका नागरिकता खत्म हो जाएगा। जब नहीं रहना तो जबरदस्ती क्या रखेंगे उसको, भागो। दूसरा है सरकार द्वारा वंचित करने पर, है ना, डिप्राइव्ड कर दिया जाना, है ना, वंचित करने पर। अब वंचित क्यों करेंगे, बोलिए, कौन करेगा वंचित, भारत सरकार। क्यों किया जाएगा भाई, अरे भाई अगर लगेगा कि नहीं अमुक व्यक्ति से देश को खतरा है ना, किसी तरह का, तो उस व्यक्ति का नागरिकता क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। क्या दिक्कत है, स्पष्ट हो गए। और मान लीजिए तीसरा है कि मान लीजिए कोई बंदा है किसी अन्य देश, है ना, किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण कर लिया, चले जाओ। मान लीजिए अगर भारत को नहीं भी बताया और दूसरा देश का नागरिकता ग्रहण कर लिया तो क्या हो जाएगा, भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गया। अब जो लेटेस्ट हम लोग बात करें, है ना, 2019 में जो संशोधन हुआ, जरा इसके बारे में, चूंकि इसलिए अभी न्यूज में है कि भारत सरकार ने, देखिएगा, गृह मंत्रालय ने इसको क्या किया, लागू कर दिया, है ना। तो 2019 में एक कानून पारित हुआ, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। किसमें संशोधन हुआ, 1955 वाला एक्ट में, क्लियर। और नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 आया, इसको बोलते हैं CAA, बड़ा न्यूज में है ना, है वो लागू हो गया 20 जनवरी को, है ना। CAA, क्लियर, नागरिकता संशोधन अधिनियम बोलते हैं इसको हिंदी में, नागरिकता संशोधन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है भाई, लेकिन लागू हुआ 2000 कब, 24 में ना, अभी हाल में ना लागू हुआ है, 1-2 महीना शायद पहले, है ना। अब देखिएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, है ना। अब देखिए इसमें जो प्रोविजंस के बहुत हो हल्ला हुआ था, याद करिए, आप लोगों को याद होगा कि नहीं पता नहीं, 5 साल पहले, लेकिन मुझे तो अच्छी तरह याद है हुआ था ना हंगामा पूरा पार्लियामेंट में। इसमें देखिए क्या किया गया है प्रोविजंस में, जो मूल बात है वो बात कहा गया है कि जो पाकिस्तान है ना, क्योंकि पाकिस्तान भी तो भारत से ही न बना है भाई, है। इसके बाद अफगानिस्तान, ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान भी भारत का ही पार्ट था रे भाई, मालूम है कि नहीं मालूम है। बांग्लादेश, इवन की बर्मा, है ना, तिब्बत, भारत ऐसा वैसा थोड़ी है जी, वैसा वैसा कंट्री रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और एक ये भी अपना ही है ना। इन 3 कंट्रीज में देखिएगा क्या है कि वहां पे जो मुस्लिम हैं वो बहुसंख्यक हैं, यानी मेजोरिटी में रहते हैं, क्लियर। लेकिन अगर गैर मुस्लिम की हम लोग बात करें, जैसे में कौन, जैसे में अगर हिंदू की बात करें हम लोग, है ना, हिंदू की बात करें, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, जैसे रतन टाटा साहब पारसी है ना। ये सब देखिएगा 6 जो धर्म के लोग हैं, है ना, उसमें जो प्रोविजन किया गया वो एक किया गया कि अगर मान लीजिए 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014, है ना, कि कोई बंदा अगर इसके पहले से 5 साल से रह रहा है, लेकिन वो कौन व्यक्ति होना चाहिए, वो व्यक्ति होना चाहिए पाकिस्तान का ही 6 कोई भी बंदा, अफगानिस्तान का ही 6 कोई बंदा और बांग्लादेश का ही 6 कोई बंदा। तो उनको जो है, चूंकि उनको प्रताड़ित किया जाता है उन कंट्रीज में, है ना, बहुसंख्यकों के द्वारा, इसलिए इनको क्या किया जाएगा, भारत का नागरिकता दिया जाए। यानी भारत में अब ये रह रहे हैं तो इनको इलीगल नहीं माना जाएगा, लीगलाइज किया गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं, जो लीगलाइज कानून इनको मान्यता दिया गया, भारत की नागरिक हो जाएंगे। स्पष्ट
अब देखिए जो सवाल उठा था, इसलिए उठा था कि मुस्लिमों को क्यों छोड़ दिया, है ना। तो सरकार ने तर्क दिया चूंकि ये तीनों कंट्रीज में मुस्लिम जो धर्म के लोग रहने वाले हैं वो बहुमत में है, मेजोरिटी में है, और बाकी ये जो लोग हैं ये क्या है, अल्पसंख्यक हैं। तो बहुसंख्यकों, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको, जब देश आजाद हो रहा था तो देखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, जो आगे चल के राष्ट्रपति बने थे पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ वो धर्म के आधार पे हुआ, ध्यान रखिएगा, है ना। लेकिन भारत का जो जन्म हुआ वो धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि यहाँ सेकुलर आधार पे, जैसे भारत के तो सभी धर्म के लोग रह रहे थे। अब हमारा आपसे विचार अलग हो सकता है, मतभिन्नता, इसके भी अलग अलग विचारधाराएं हैं। यही कारण है कि गोडसे ने गांधी जी को मार दिया था, समझ रहे मेरी बात। वो एक अलग मुद्दा है, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये सारे वीडियोज जाएंगे यूट्यूब पे, है ना, तो बहुत वो होता है, तो मैं उस पर नहीं पढ़ना चाहता हूँ। जो मूल बात मैं बता रहा हूँ कि भारत जो है एक सेकुलर कंट्रीज के रूप में जन्म लिया, है ना, यानी यहाँ पे कहा गया कि सभी धर्म के लोग चूंकि बहुत सालों से रह रहे हैं तो सभी लोग रहेंगे, क्लियर। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें किस आधार पे हुआ, धर्म के आधार पे। और यही कारण है कि देखिए कई भाग में अभी अफगानिस्तान सॉरी बांग्लादेश टूटा, अभी देखिएगा तो बलूचिस्तान वाला पार्ट है, दक्षिण वाला, जहाँ के गफ्फार खान थे, है ना, फ्रंटियर गांधी बोला जाता है, तो वो भी आग में एक तरह से जल रहा है, वो भी आज निकल टूटेगा, है ना। इसके अलावा भी पाकिस्तान कई खंडों में टूट सकता है, क्यों, क्योंकि देखिए किसी भी घर का बुनियाद अगर गलत होगा तो आगे चल के घर को तो ढाना ही ढाना है, समझ रहे मेरी बात को। लेकिन मेरा मानना है, व्यक्तिगत अगर माना जाए तो भारत के जो लोग, जो संविधान के निर्माता थे या भारत के जो निर्माण करने वाले लोग थे, पुनर्निर्माण करने वाले लोग, उनका दूरदृष्टि सही था। यही कारण है कि आज तक 106 अमेंडमेंट हो गए ना जी संविधान में। लेटेस्ट हमने बताया ना 106वां, जो कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दिया गया है लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3। 106 संविधान में हमने संशोधन कर दिया, बावजूद भी हमने टूटा नहीं, संविधान लगभग भारत चल रहा है। इतनी विविधता है हमारे यहाँ, इतने धर्म, इतनी जातियां, इतनी संप्रदाय, इतनी विचारधाराएं। नहीं जी, अभी चुनाव में देखिए ना, या व्हाट्सएप वगैरह पर देखिएगा, सोशल मीडिया पर बिना ज्ञान के लोग ज्ञान देते रहेगा। नहीं जी, किताब को भी तो पढ़ेगा नहीं ध्यान से नॉलेज, और कुछ भी लिख दिया, अब उसको कट पेस्ट करके इधर उधर की बात को बना करके लोग पखेड़ा कर देता है। नहीं, खैर, तो जो भारत का जो निर्माण हुआ जिस बुनियाद पे, मेरा मानना है कि वो सही था, क्लियर। हमारी, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा विचार आपके विचार से अलग हो सकता है, कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, आपको भी अपनी बात कहने की आजादी। तो यहां बात मूल यही बात है कि 2019 में जब एक कानून आया, है ना, तो उसमें यही बात कहा गया कि 3 कंट्रीज के लोग और ये 6 धर्म के मानने वाले लोग, अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले 5 साल से रह रहे हैं तो उनका भारत में रहना गैर कानूनी नहीं माना जाएगा, यानी उनको नागरिकता दी जाएगी। स्पष्ट हो गई बात? बोलिए भाई, हाँ या ना बोलिए कुछ भी। yes, तो मिला जुला की यही बात है ना। हाँ बोलिए, क्या सवाल था, क्या हम भारत के नागरिक हैं तो प्रूफ करके बोलेगा तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले आपको प्रूव करने के लिए पहला बात क्या होना चाहिए, हाँ रिकॉर्डिंग में ही बता रहा हूं, रिकॉर्डिंग में ही बता रहा हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं। अब जैसे मान लीजिए पहली बात है कि आप जन्म, आपका जो जन्म प्रमाण पत्र बनता है वो क्या है, जन्म प्रमाण पत्र बनता है, मैंने लिखा है ना कि प्राप्त कैसे कैसे किया जाता है। तो जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनता है, आपका वहां पे देखिएगा डोमिसाइल लगता है कि नहीं लगता है, और डोमिसाइल में देखिएगा उसमें आपके पीढ़ी का सब कुछ देना पड़ता है, चाहे आप ब्लॉक से बनवाइए चाहे आप नगर निगम से बनवाइए, वंशावली लगता है, तो उसमें आपका जिक्र है। तो आप भारत के नागरिक क्यों हैं, क्योंकि आपका डोमिसाइल है भारत का, और आप जब जन्म प्रमाण पत्र में आपका प्रूफ बनता है तो आप दिखाते हैं कि देखिए मेरा जन्म जो है भारत में है, हुआ है, तो मैं हूं। या फिर दूसरा मान लीजिए विदेश से भी आप आए हैं
लेकिन आपने पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता ग्रहण, तो सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो कई तरीके तो मैंने बताए कि नागरिकता प्रूव करने का, कई तरीके तो मैंने बताए नागरिकता प्रूव करने का। लेकिन जो आधार की आप बात कर रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, और मैं भी स्पष्ट कर दूं आपको कि आप नागरिकता सिर्फ आधार आपके पास है तो आप आधार के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। यानी कहीं भी आप जाइएगा ना, मतलब आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, आधार को नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं माना गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्लियर? चलिए, तो आज का आप लोग अपने से भी पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, है ना। और जितना भी मैंने बात बताया, इसके अलावा बुक्स में बहुत सारी बातें हैं, एक क्लास में सब कुछ कंप्लीट करना संभव नहीं है। आज का सवाल लिखिए जरा, आप मेंस में आप लोग लिख के मेरे को दिखाइएगा, है ना। पिछले क्लास में जो भी लिखिएगा, है ना। लिखिए, नागरिकता से क्या समझते हैं? व्हाट यू मीन बाय सिटीजनशिप? नागरिकता से क्या समझते हैं? सवाल है, सबके लिए है, ऑनलाइन ऑफलाइन सबके लिए। नागरिकता से आप क्या समझते हैं? भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। ठीक है? हाँ, अब ध्यान रखिएगा, इसमें सीए का भी जिक्र आप करेंगे। सब कर देंगे सर। अब मेरे तरफ से जो है इस सवाल का जवाब, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो 250 वर्ड, अगर आप जेपीएससी के हैं तो 600 वर्ड, है ना। यूपीएससी के जो कैंडिडेट हैं वो 250 वर्ड में लिखेंगे, जो जेपीएससी के लोग हैं, है ना, वो 600 वर्ड में लिखेंगे। लगभग यही लिखे ना जी, बीपीएससी के लिए भी। वो तो और 40 नंबर का उसमें भी क्वेश्चन होता है, बीपीएससी में भी 40 नंबर का होता है। लिखिए ना आप भी, है ना। एकदम स्पष्ट हो गया, है ना।